टेट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले। स्टार्टिंग करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। फर्स्ट क्वेश्चन, विच बिलीफ अबाउट द चाइल्ड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय चाइल्ड साइकोलॉजी। मॉडर्न चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन सा बिलीफ गलत है? ऑप्शन 1 बता रहा है इंटरनल एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन शुड बी मेजर्ड, तो ये करेक्ट है। बच्चों के अंदर जो भी एबिलिटीज है, जो छुपी हुई खासियतें, स्किल्स है, कैपेबिलिटीज है, उसको मेजर करना चाहिए। सेकंड है चाइल्ड इज अ मिनिएचर वर्जन ऑफ एडल्ट ह्यूमन। क्या बच्चा एडल्ट का ही मिनिएचर वर्जन होता है? द आंसर इज नो। वाई? पियाजे ने बोला कि जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का स्टेज भी बढ़ता है। मतलब कि एज के अकॉर्डिंग उनकी डेवलपमेंट की कैपेसिटीज भी चेंज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस तरीके से एडल्ट को ट्रीट कर रहे हो उस तरीके से बच्चे को ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा डायरेक्ट ट्रांसलेट नहीं होता एडल्ट के अंदर। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2 ऑप्शंस आर रिमेनिंग, वो भी देख लेते हैं। हेरिडिटी अफेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स हेरिडिटी मतलब वारसे में बच्चे को जो कुछ मिल रहा है वो अफेक्ट करेगा उसका डेवलपमेंट। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं अनफॉर्चुनेटली कि इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं होते, पुअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते होते, इस वजह से उनके बच्चों का डेवलपमेंट होने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो हेरिडिटी डेफिनेटली अफेक्ट करती है। और लास्ट, इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ऑल चिल्ड्रन टू रिसीव द सेम एजुकेशन। ये भी सही बात है कि हर बच्चा यूनिक है, इस वजह से हर बच्चे के लिए जो तरीके की टीचिंग की जाएगी, एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी डिफरेंट होना चाहिए। सब बच्चों को आप शिप की तरह ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो, कि आप ये नहीं कंसिडर कर सकते हो कि एवरी चाइल्ड इज सेम। आप जब क्लास में खड़े होते हो, जब क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, एट हिट टाइम आपके लिए क्लास ऐसा नज़र आता है कि सारे बच्चे सेम है, क्योंकि ऑल दी स्टूडेंट्स बिलोंग टू द सेम क्लास। फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड की एज वाले हैं, सब सेम है। तो आप जो डिलीवरी करते हो सकता है कि ये सोच के कर रहे हो कि यू आर टीचिंग अ होमोजीनस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, बट दैट इज नॉट द रियलिटी। जब भी आप टीचिंग कर रहे हो, नो मैटर इन विच क्लास, आप हमेशा एक हेट्रोजीनस ग्रुप को पढ़ा रहे हो, बिकॉज ईच चाइल्ड इज वेरी यूनिक। तो हर बच्चे के हिसाब से उसका एजुकेशन डिफरेंट होना चाहिए। एक एक्सट्रीम एग्जांपल में दूं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मेंटली रिटार्डेड होते, मतलब कि अगर उन बच्चों को आप उसी तरीके से पढ़ाओगे जिस तरीके से एक नॉर्मल बच्चे को पढ़ा रहे हो, एक सामान्य स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, तो वो बच्चा एजुकेशन ग्रास्प नहीं कर पाएगा। उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स आर रिक्वायर्ड, डिफरेंट टीचिंग मेथड इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a teacher who comes to school is not a teacher who comes to teach but he is a scientist। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जो जिसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपको पता होने चाहिए तो आप आंसर अटेम्प्ट कर पाओगे। ये क्वाट था जो कि जे कृष्णमूर्ति ने दिया हुआ था। ये क्वाट का मतलब तो पता ही है, टीचर वो होता है जो सिर्फ टीच नहीं करता, बल्कि टीचर अपने आप में एक वैज्ञानिक होता है। क्योंकि टीचिंग करना मतलब एक्सप्लेन करना नहीं होता सिर्फ। टीचर्स आर इनोवेटर। वो कुछ इनोवेट कर रहे हैं। क्या इनोवेट कर रहे हैं? नॉलेज को इनोवेट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म थियरी बताती है कि जो भी लर्नर होता है वो लर्निंग अपने टीचर से नॉलेज गेन नहीं करता, वो अपना नॉलेज खुद अपने आप से क्रिएट करता है। तो जो क्रिएट करवा रहा है वो कौन हुआ? दैट पर्सन इज अ साइंटिस्ट। वो इनोवेटर हुआ क्योंकि वो नॉलेज को क्रिएट करवा रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है, इट सपोर्ट्स कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी ऑफ साइकोलॉजी, लर्निंग साइकोलॉजी। थर्ड क्वेश्चन, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ चाइल्ड। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी है और आपसे पूछा है कि किस टाइप के बच्चों के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी। एक एक करके देखते। हाई लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब बहुत अच्छे से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। शार्प सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत अच्छे से ह्यूमर्स को समझ सकते हैं, जोक्स को समझ सकते हैं वो। लैक ऑफ ओबीडियंस, इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो नहीं करेंगे। ऐसे बच्चों के पेरेंट्स जो होते हैं वो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि ये हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता है। और पेरेंट्स को ऐसा भी सुनते हुए आपने देखा होगा, बोलते हुए देखा होगा
कि ये हमारी बात तो नहीं सुनता लेकिन होशियार बहुत है। तो ये बच्चे जो होते हैं जिनका लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत होता है, होशियार बहुत होते हैं, जोक्स को समझते हैं और इंटरेस्ट के अंदर डाइवर्सिफाइड होता, अनयूजुअल डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज एक ही चीज को लेके बैठ जाएंगे और बस उसी के अंदर वो इंटरेस्ट लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कॉन्ट्ररी टू दिस काइंड ऑफ चाइल्ड कि वो सिर्फ एक ही इंटरेस्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर ड्राइंग करना पसंद है तो वो बस ड्राइंग ही करेगा। बट इस टाइप के जो बच्चे की हम बात कर रहे हैं उसके इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होंगे, अलग अलग चीजों के अंदर इंटरेस्ट होंगे। रेस्टलेस एंड हर्रीड नेचर, मतलब ये बच्चे एक जगह पे शांत रह के कामलेस रह के बैठ नहीं सकते। अभी मैंने जिस बच्चे का एग्जाम्पल दिया जो कि इंट्रोवर्ट टाइप के बच्चे होते, वो एक जगह पर बैठ के घंटों तक अपना टाइम बिता देंगे और पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, जो भी घर में, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये बच्चे घर में बैठे हुए। उनसे कॉन्ट्ररी में जिस बच्चे की अभी बात हो रही है वो एक जगह नहीं बैठ सकता। आज वो अभी यहाँ पर घर में बैठा है तो अभी वो उसके दूसरे दोस्त के साथ चला जाएगा, बाहर घूमने निकल जाएगा। और लास्ट पॉइंट है रैपिड थॉट प्रोसेस, उनके माइंड में कंटिन्यूअस थॉट चलती रहती है और इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि आप उनसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हो और वो अपने ही थॉट के अंदर, अपने ही विचारों के अंदर मग्न है। तो इस टाइप के बच्चे को क्या बोलेंगे? तो पहला आंसर है गिफ्टेड, सेकंड क्रिएटिव, थर्ड हाई अचीवर एंड लास्ट है जुवेनाइल डेलिक्वेंट, मतलब बाल अपराधी। अब ऑब्वियसली ये जितनी कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी ये सब दिखाई देती है क्रिएटिव बच्चों में, जो कि ऐसे होते, होशियार बहुत होते, बातें किसी की नहीं सुनते, ओबीडियंस नहीं होता इनमें, बहुत सारी चीजों में ये लोग इंटरेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट सजेस्टेड बाय पियाजे इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द चाइल्ड एज। अब हमको कुछ स्टेजेस दिए जो कि पियाजे ने दिए थे, उसको ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। तो हमको पता है कि सबसे पहला 0 to 2 ईयर्स की एज के जो बच्चे होते उनके अंदर जो स्टेज होता है इट इज कॉल्ड सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज का मतलब क्या है कि अभी उनमें लैंग्वेज कंप्रहेंशन की या लैंग्वेज कन्वर्जेशन की एबिलिटी नहीं आई है, वो अभी लर्निंग कर रहे अपने सेंसेस से, वो चीज़ों को देख रहे, चीज़ों को टच कर रहे। अगर आप उनके हाथ में कुछ चीज़ पकड़ाओगे तो वो उसको टेस्ट करेंगे, वो उसको टच करेंगे, वो उसको स्मेल करेंगे, तो अपनी सेंसेस के थ्रू वो चीज़ें लर्न कर रहे। तो उसको, इस स्टेज को बोला जाता है सेंसरी मोटर न्यूरॉन और ये होते 0 to 2 ईयर्स के किड। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से 7 बरस के बच्चों के अंदर होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है? जब बच्चे सिंबल्स को लर्न करना सीखते हैं। सिंबल्स मतलब जो वर्ड्स बोले जा रहे, मतलब पेरेंट्स के जरिए, उनके सराउंडिंग में जो लोगों के जरिए बोले जा रहे, उसको समझने की कोशिश कर रहे, उसको ग्रास्प करने की कोशिश कर रहे, अपनी वोकैब बिल्ड कर रहे। थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से 11 वर्ष के बच्चों के अंदर देखा जाता है, जिनके अंदर वो कॉन्क्रीट इवेंट्स को समझना शुरू करते। अब यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट आते, कॉन्क्रीट इवेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट इवेंट। कॉन्क्रीट इवेंट मतलब जो चीज़ को देखी जा सकती है, जो चीज़ को एक्सपीरियंस की जा सकती है, उस टाइप की चीज़ों को कॉन्क्रीट बोला जा सकता है। और जो चीज़ें महसूस की जा सकती है, जो चीज़ों को आप देख नहीं सकते हो, उसके लिए आपके जो थॉट प्रोसेस है इट मस्ट बी वेल एडवांस, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो जो 7 से 11 वर्ष की उम्र के बच्चे होते हैं उनके अंदर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, जिसके अंदर वो जो चीज़ें दिखती है उसको मानते हैं। मतलब कि सामने वाला सामने कोई चीज़ रख रहा है, आप अगर उनके सामने कोई गेम रखोगे तो गेम अगर वो रन होते देखेगा तो वो समझ जाएगा। बट अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आप उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे कि सोशलिज्म क्या है, कम्युनलिज्म क्या है, जस्टिस क्या है, लव क्या है, तो ये सब चीज़ें उनको इतनी ज़्यादा ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। और लास्ट आता है 12 ईयर्स से ज़्यादा के जो बच्चे होते हैं उम्र वाले, वो लोग के अंदर फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज एक्टिवेट होता है, जिसके अंदर वो हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट कर सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। हाइपोथेटिकल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है कि ऐसे सिनेरियोज जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं भी करते हो
लेकिन वो अपने आप के अंदर इमेजिन कर सकते हैं। उस टाइम पे ही इनके अंदर बहुत सारे हार्मोनल डेवलपमेंट होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ऑपोजिट जेंडर के प्रति इनके अंदर बहुत सारी विचार धाराएं आने लगती है। तो यही स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि लास्ट स्टेज है। तो इस तरीके से ऑर्डर में हमको इनको कंसिडर करना है। तो करेक्ट आंसर इज ए, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। फिफ्थ क्वेश्चन है, બાલ વાટિકા કક્ષાએ કઈ ક્ષમતાને વિકાસ પર લક્ષ્ય આપવાનું રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ સૂચવે છે? मतलब कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी जो आई, उसने बाल वाटिका के लेवल पर, मतलब कि बाल वाटिका मतलब नर्सरी के लेवल पर क्या चीज पे फोकस करने के लिए बोला। तो इसका आंसर हमको ऑलवेज पता है कि उस टाइम पे एजुकेशन क्रिटिकल थिंकिंग या कल्चरल डेवलपमेंट या नॉलेज, ये सब की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हमको नहीं करना है उस टाइम पर। हमारा मेन फोकस है संस्कार देने पर, संस्कार मतलब वैल्यू एजुकेशन पर, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पर। और एनएपी का जो उद्देश्य है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट का है, बट बाल वाटिका के लेवल के अंदर बच्चों को वैल्यू देना, संस्कार सिखाना हमारा मेन उद्देश्य है। छठा क्वेश्चन, एडवर्स एटीट्यूड इन चिल्ड्रंस आर कॉज्ड बाय व्हाट? अब एडवर्स एटीट्यूड मतलब जो डिजायर्ड ना हो, ऐसी चीजें बच्चों के अंदर कब आती है, बच्चे कब अपराधी लक्षण को डेवलप करते? तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ऑप्शन कौन से दिए उसके अकॉर्डिंग हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो पहला ऑप्शन है बाय इनकरेजिंग सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। तो ये तो ऑपोजिट हो गया, आप अगर इनकरेज करोगे तो वो एक्सेप्ट सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। सेकंड है बाय पनिशिंग डिसलाइक्ड एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर बाय एल्डर्स। अब क्या होता है कि बच्चों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो एज अप्रोप्रिएट होती है, बट हम लोगों के अंदर, एडल्ट्स के अंदर एक लाक्षणिकता होती है कि हम हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग, हम हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बच्चों को जज करते कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। अब हमको ये सोचना है कि वो अगर कोई बच्चा अपनी एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटी कर रहा है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटी को गलत तरीके से ले जाओगे और उसको फिजिकली पनिश करोगे, वर्बली पनिश करोगे, तो उस केस में फिर वो अपना सॉलिट्यूड में चला जाएगा और गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से उसका एडवर्स इफेक्ट आएगा, उसका एडल्ट्स के ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। एक लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ड्यू टू डिफेक्ट्स इन इनहेरिटेड जीन्स। ऑब्वियस सी बात है, इनहेरिटेड जीन्स मतलब कोई बच्चा क्रिमिनल बॉर्न नहीं होता है, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे जो है पहले से ही इनहेरिटेड जन्म ही क्रिमिनल माइंडसेट के साथ होते। सोसाइटी ही उनको इस तरीके से नर्चर करती है कि वो एडवर्स एटीट्यूड को प्रमोट करे। इस केस में हमने देखा कि उनको एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर करने पर भी एल्डर की तरफ से पनिश किया जाएगा। हमको लग रहा है वो गलत है, बट उनकी एज के अकॉर्डिंग वो बिहेवियर अप्रोप्रिएट है, तो उस केस के अंदर वो एडवर्स एटीट्यूड बिहेव करेगा। एडल्ट्स पे से, पेरेंट्स पे से, टीचर्स पे से उसका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द प्रोसेस प्रोडक्ट फैक्टर अफेक्टिंग स्टूडेंट लर्निंग? इनमें से कौन से प्रोसेस प्रोडक्ट फैक्टर है जो स्टूडेंट लर्निंग को अफेक्ट करते हैं? तो इसमें कुछ दिए हुए, प्रायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, मतलब नॉलेज का पहले से होना। एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पहले से ही एक अपना एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं कि ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है और ये सब्जेक्ट मुझे नहीं पसंद है। थर्ड है लर्निंग स्किल्स, किस तरीके से लर्न करना, हाउ टू लर्न इज ऑल्सो अ स्किल। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, मतलब कि प्रोफेशनली कितने कॉम्पिटेंस है, कितनी कैपेबिलिटीज है कोई चीज को लर्न करने की, टीच करने की। क्वालिटी ऑफ द टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक में से पढ़ाई की जा रही है, जो बुक से पढ़ाई की जाती है उसकी टेक्स्ट बुक की क्वालिटी। और लास्ट है लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा जा रहा है वो सब्जेक्ट के रिलेटेड। तो इसका आंसर आएगा सी, 1, 2 एंड 3। प्रायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर,
वो इन्वॉल्व होता है। मतलब कि अगर किसी बच्चे को आप ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो जो उसने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, उस केस में अगर आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर नहीं लेते हो, इंट्रोडक्टरी नॉलेज उसको नहीं देते हो, फाउंडेशनल नॉलेज नहीं देते हो, तो देयर इज वेरी हाई चांस कि वो बच्चा वो चीज़ कभी सीख ही नहीं पाएगा। आप 10th स्टैंडर्ड के 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को क्वांटम फिजिक्स नहीं सिखा सकते हो, आप फर्स्ट और सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स को फिजिक्स नहीं सिखा सकते हो। तो उसके लिए उनके पास प्रायर नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तरफ का एटीट्यूड मैटर करता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस प्रोडक्ट फैक्टर। और तीसरा, लर्निंग स्किल, ये तीनों चीज़ मैटर करती है। 8 क्वेश्चन, द क्वालिटेटिव चेंज इन चाइल्ड and the increase in ability to speak and think, what does this indicate? मतलब કે બાળકોમાં થતું ગુણાત્મક પરિવર્તન અને બોલવા વિચારવામાં સામર્થ્યમાં થતો વધારો, ये क्या बताता है? What does indicate? उसके अंदर कौन सी स्किल्स आई है ये बताता है। मतलब कि उसके अंदर क्वालिटेटिव चेंज हुआ है, वो अच्छे से बोल सक रहा है, सोच सक रहा है, तो ये कौन सी स्किल का डेवलपमेंट हुआ? तो इसको बोलेंगे डेवलपमेंट, विकास। मतलब कि दिस इज टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की, विकास की डेफिनेशन क्या है? इस तरीके का चेंज जिससे वो बोलना और सोचना स्टार्ट कर दे। 9th क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज शटरिंग इन चाइल्ड? जो बच्चे हकलाते, तोतड़ापणु जिसको गुजराती में बोलते, तो ये बच्चों के अंदर कैसे आता है? तो पहला ऑप्शन दिया है हेरिडिटी डिफेक्ट, मतलब के पेरेंट्स की तरफ से जीन्स के अंदर आया है। दूसरा, लोनलीनेस, अकेले रहने से आया। ऑब्वियसली गलत बात है, अकेले रहने से ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे इंट्रोवर्ट बच्चे होते, सारे इंट्रोवर्ट बच्चे स्टटरिंग नहीं करते। फियर ऑफ फेलियर, इट इज़ करेक्ट। क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को डर ये रहता है कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो गलत अगर हो गया तो उनकी फेलियर का गलत इफेक्ट पड़ेगा एडल्ट्स पे, टीचर पे, किसी पे भी। तो उस चीज़ से डर, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो लोग बोलना बंद कर देते, या जब बोलते हैं तो हकलाने लगते हैं, तोतड़ापन आ जाता है। इनसफिशिएंट वोकेबुलरी, क्या उनके पास डिक्शनरी नहीं होती? तो नो, आंसर इज नो। बहुत सारे जो सटरिंग के केसेस आप देखोगे, तोतड़ापणों के केस देखोगे, बच्चों की वोकेबुलरी काफ़ी एक्सलेंट होती है, बट बोलने के टाइम पे प्रॉब्लम हो जाती है। इमोशनल टेंशन, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग। और 6th है इम्प्योर लैंग्वेज यूज्ड एट होम, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग। घर पे कोई भी लैंग्वेज यूज़ की जा रही हो, उसका स्टरिंग से कोई प्रॉब्लम, कोई लेना देना नहीं है। और 7th है फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी का फील होना, बिन सलामती नहीं लागड़ी, मतलब कि इनसिक्योर फील होना। तो ऑब्वियसली ये एक रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे सटरिंग करते। सो करेक्ट आंसर इज बी, 1, 3 एंड 7। नाउ नेक्स्ट 10, which type of pedagogy is to be used for early childhood care and education? ECCE के अकॉर्डिंग कौन सा पेडागोजी आप चूज करोगे? मतलब कि अकॉर्डिंग टू दी NEP, जो अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन में कौन सी टाइप की टीचिंग मेथड आप यूज कर सकते हो? तो उसका आंसर है इंटरेक्टिव, संवादात्मक। क्योंकि अभी हमको नॉलेज देने से कोई लेना देना नहीं है। नॉलेज कब लेगा? वो अपने फॉर्मल एजुकेशन में लेगा। फॉर्मल एजुकेशन जब उसकी स्कूल चालू हो जाएगी आफ्टर फर्स्ट स्टैंडर्ड, वो एक्सेस करेगा नॉलेज को, तो वो नहीं देना है। डिजिटल लर्निंग तो रिलेटेड नहीं है इसके। बिहेवियरल बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। इंटरेक्टिव क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है इस लेवल पर, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर, मतलब कि ये एज है 2 से 6 बरस की। 2 से 6 बरस में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को खेलने में रुचि दिलाई जाए, बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया जाए, उनको बोलना सिखाया जाए, उनसे बात की जाए, उनको एक्सप्रेसिव बनाया जाए। तो ये किस पेडागोजी के अंदर सिखाया जा सकता है? संवादात्मक, मतलब इंटरेक्टिव। 11 पूछा है विच वन इज डिफरेंट, अंदर से कौन सा अलग है? फर्स्ट है प्रमाद। प्रमाद का मतलब होता है आलसू। सौहार्द, जिसका मतलब होता है एकता।
एकता, यूनिटी, हार्मनी। फिर थर्ड है असूया। असूया का मतलब होता है एनवी, जेलसी। और लास्ट है प्रकोप, मतलब एंगर, क्रोध। तो आप ए प्रमाद देखो या जेलसी देखो या एंगर देखो, ये सारे नेगेटिव है, जबकि जो हार्मनी है इट इज पॉजिटिव। सो अलग क्या हुआ, ऑड सौहार्द हुआ। 12 एजुकेशन इज द ट्राइपोल प्रोसेस, विच पोल्स आर इंक्लूडेड इन दिस प्रोसेस। तो ये जो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है एजुकेशन को बोला जा रहा है, तो ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के पिलर्स क्या है, पोल्स क्या है। तो इसके अंदर हम अच्छे से जानते हैं एजुकेशन तीन चीजों की प्रेजेंस में ही हो सकता है। अगर ये तीनों में से एक भी पिलर मिसिंग है तो एजुकेशन अचीव नहीं हो पाएगा। इसमें विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट्स, शिक्षक मतलब टीचर, और समाज मतलब सोसाइटी, ये तीनों का समावेश होता है एजुकेशन के अंदर। तीनों में से किसी की भी एब्सेंस की वजह से एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो सकता। 13 નીચેનામાંથી કયો ધ્યેયને ધ્યાન રાખીને શેની રચના કરવામાં આવે છે। तो ये सारी चीजें इसका यूज करके हम क्या डेवलप करते। तो पहला यूटिलिटी ऑब्जेक्टिव। यूटिलिटी ऑब्जेक्टिव मतलब कि उसका यूज केस क्या है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, सिलेबस, कैरिकुलम, टेक्स्ट बुक एंड टीचर्स गाइड। इसमें आंसर आएगा पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का मतलब होता है कि हमारा सिलेबस का एक तरीके से एंटायर वर्जन, जब बहुत सिलेबस को ऑब्जेक्टिव के अंदर ऐड किया जाए, ऑब्जेक्टिव प्लस सिलेबस, तो कैरिकुलम बनता है। कैरिकुलम इज अ ब्रॉडर टर्म। तो कैरिकुलम डेवलप करने के, डिजाइन करने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि उसका काम फायदा होना चाहिए। कैरिकुलम का कोई ना कोई फायदा होना चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए। अदरवाइज आप अगर इंजीनियरिंग का कैरिकुलम डेवलप करें और मेडिकल का कैरिकुलम डेवलप करें तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ ना कुछ यूटिलिटी है। सेकंड, कल्चरल ऑब्जेक्टिव। कल्चरल ऑब्जेक्टिव मतलब कि कल्चरली वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए। मतलब कि अगर आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया में एजुकेशन ले रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। अगर आपको इस फॉर्मल एजुकेशन की एज के अंदर प्राइमरी लेवल पर अगर आपको ग्लोबल हिस्ट्री, ग्लोबल पॉलिटिक्स सिखाया जा रहा है, यूएसए, कनाडा, जर्मनी का पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी सिखाई जा रही है और इंडिया की नहीं सिखाई जा रही है, इंडिया का सोसाइटल स्ट्रक्चर नहीं सिखाया जा रहा, तो दिस कैरिकुलम इज ऑफ नो यूज। तो ऐसा करिकुलम एक्सेप्टेड नहीं है। कल्चरली वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए। थर्ड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। उस कैरिकुलम से बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब कि बच्चे अगर 5th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड में मूव कर रहे हैं तो उस केस में 5th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड में जाने के बाद कैरिकुलम में इस तरीके के चेंजेस होने चाहिए कि बच्चा 5th स्टैंडर्ड का बच्चा और 8th स्टैंडर्ड के बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आप ऑब्जेक्टिवली डिस्टिंग्विश कर सको, डिफरेंस फाइंड आउट कर सको। और लास्ट है फ्यूचर सोसाइटल स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव। मतलब भावी समाज रचनानु ध्येय। मतलब कि फ्यूचर के अंदर उसका यूटिलिटी केस होना चाहिए। अगर कोई ऐसा कोर्स करवाया जा रहा है जिस कोर्स की फ्यूचर में कोई स्कोप नहीं है, फ्यूचर में कोई डिमांड नहीं है, तो उस टाइप का कैरिकुलम हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो जो कैरिकुलम डेवलप किया जा रहा है, डिजाइन किया जा रहा है, वो फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से भी सोच के किया जाना चाहिए कि उसको, उससे सोसाइटी को इन फ्यूचर क्या बेनिफिट होगा। 14 क्वेश्चन, विच सजेशन इज नॉट वेलकम फॉर इंक्रीजिंग क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट। इनमें से कौन सी चीज क्रिएटिविटी को प्रमोट नहीं करती है। तो फर्स्ट है गिविंग फ्रीडम एंड लिबर्टी ऑफ डिसीजन। ऑफकोर्स ये चीज क्रिएटिविटी को प्रमोट करती है। आप जितना बच्चों के ऊपर होल्ड रखोगे, जितना बच्चों को रिस्ट्रिक्शन में रखोगे, उतना उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। तो ये तो बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। तो फ्रीडम को देना, जितना ज्यादा अच्छे से फ्रीडम आप दोगे, लिबर्टी दोगे, उतना अच्छा क्रिएटिव बनेगा। सो दिस इज करेक्ट। दूसरा, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ स्टडी। जितना खुद से वो स्टडी करेगा, जितना खुद से वो लर्न करेगा, उतना ही ज्यादा वो क्रिएटिव बनेगा। क्योंकि आप अगर उसको कुछ प्रोवाइड कर रहे हो तो वो
क्रिएटिविटी डेवलप नहीं करेगा, वो सिर्फ इमिटेशन करेगा। थर्ड है, इफ अ स्टूडेंट कैन नॉट डू अ टास्क बाय देमसेल्फ द टीचर शुड डू इट फॉर देम। अगर कोई स्टूडेंट अपना टास्क खुद से नहीं कर पा रहा है तो टीचर को उसका टास्क कर देना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो बच्चे की क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। एज अ टीचर आपको उसको सपोर्ट करना है, इसके फोल्डिंग देनी है, उसको हर तरीके से इनकरेज करना है, लेकिन उसका काम आपको नहीं करना है। यू आर नॉट अ स्टूडेंट, आप उस एज अ फैसिलिटेटर ऑफ एजुकेटर काम कर रहे हो। आप उसको एजुकेशन को फैसिलिटेट कर रहे हो उसके लिए, तो आपको उसका काम नहीं कर देना, काम अपना वो खुद करेगा, आप उसको हेल्प करोगे। तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये चीज़ जो है इट इज़ नॉट वेलकम फॉर इंक्रीजिंग क्रिएटिविटी। और लास्ट वाला बचा है वो भी देख लेते हैं, इंक्रीजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट आई कैन डू एनीथिंग। जितना आप उसको सेल्फ स्टीम प्रमोट करोगे, जितना उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाओगे, उतना ही ज़्यादा वो क्रिएटिव बनेगा। क्रिएटिव डिसीजन इंसान तब ले पाता है जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। अदरवाइज अगर वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, सेल्फ डाउट में, तो वो क्रिएटिविटी अचीव नहीं कर सकता है। 15, if a teacher asks student meaningful question in a classroom one after another at an appropriate pace in a continuous manner, which skill he is using। इसको बोला जाता है क्वेश्चन फ्लुएंसी स्किल या प्रश्न प्रवाहिता कौशल्य, जो कि हर एक टीचर में कंपलसरी होना चाहिए। प्रश्न प्रवाहिता कौशल्य, क्वेश्चन फ्लुएंसी स्किल, जब आप टीच कर रहे हो एट दैट टाइम एट रेगुलर इंटरवल यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस पूछना है। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। फर्स्ट, जब आप टीच कर रहे हो, जब आप कंटिन्यूअस बोले जा रहे हो, एट दैट टाइम बच्चे पैसिव लिसनिंग के अंदर चले जा रहे हैं। पैसिव लिसनिंग में वो सुने जा रहे हैं बट बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस नहीं हो रही है। और हम ये जानते हैं कि एजुकेशन लर्निंग जो है एक्चुअली में तब होती है जब बच्चों का या लर्नर का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो। लर्नर एक्टिवली उस चीज़ के ऊपर, उस काम के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर काम करे, सोचे। जब आप खुद बोले जा रहे हो उस टाइम पे बच्चा कोई काम नहीं कर रहा है तो लर्निंग इतने अच्छे से नहीं होगी। तो ये एक तरीका है क्वेश्चन पूछना, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, बच्चे सोचने पर मजबूर होंगे, क्योंकि उनको आंसर देना है। आंसर देना है तो उनको सोचना पड़ेगा, प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो इसमें आप बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हो लर्निंग प्रोसेस में। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड जिसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। दूसरा, जब बच्चे आपको आंसर दे रहे हैं, चाहे वर्बली दे रहे हो या रिटर्न करके दे रहे हो, उस केस में उनकी कन्वर्जेशन स्किल्स, एक्सप्रेशन स्किल्स, वर्बल स्किल डेवलप हो रही है। तो इस तरीके से आप उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप कर रहे हो। तो स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच भी बनाता है आपके टीचिंग को, प्लस बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल भी ये डेवलप करता है। 16, हाउ डज अ परफॉर्मेटिव टास्क डिफर फ्रॉम अदर टेस्ट। क्रियात्मक कसौटी दूसरी टाइप की असेसमेंट से अलग कैसे, ये पूछा है। तो फर्स्ट देखते, इन क्रियात्मक कसौटी performative test an answer can be given even without speaking or writing, तो which is correct। परफॉर्मेटिव टेस्ट का मतलब क्या होता है कि बच्चे को ना ही बोलने की ज़रूरत है ना ही लिखने की ज़रूरत है, वो अपने एक्सप्रेशन से ही आपको जो है आंसर देगा, उसका असेसमेंट हो जाएगा। सेकंड, इट इज टेकन एट द एंड ऑफ सेमेस्टर। जो असेसमेंट सेमेस्टर या ईयर के बाद लिया जाता है उसको समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। परफॉर्मेटिव टेस्ट इज द डिफरेंट थिंग। और इट इज टेकन फॉर्मली। समेटिव असेसमेंट जो होता है वो फॉर्मली लिया जाता है, जबकि परफॉर्मेटिव टेस्ट जो होती है ये फॉर्मली इनफॉर्मल टेस्ट कंसिडर की जाती है। इनफॉर्मल बहुत सारी जगहों पर परफॉर्मेटिव टेस्ट का एकेडमिक वेटेज नहीं होता है, मतलब कि उसके कोई मार्क्स का वेटेज नहीं होता, मार्क्स अलॉट नहीं किए जाते उसके आधार पे। 17, एज अ टीचर द सेटिस्फिकेशन गेन नॉट पर्सनल प्राइज बाय इनेबलिंग स्टूडेंट टू कंडक्ट एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इन द क्लासरूम इज कॉल्ड। मतलब ऐसा टीचर जो अपने आप को प्राइज मिले, अपने आप को जो है शाबाशी मिले, इसके लिए टीचिंग ना करे, इसके लिए बच्चों को ना पढ़ाए, जब बल्कि इसलिए पढ़ाए क्योंकि बच्चों को अच्छे से समझ पड़े। क्लासरूम के अंदर बच्चों के अंदर
एक तरीके का सेटिस्फिकेशन आए, उसलिए बच्चों को अच्छे से पढ़ाए। उस टीचर को किस टाइप का टीचर आप बोलोगे? ऐसे टीचर को बोला जाता है सिद्धि प्रेरक, मतलब अचीवमेंट मोटिवेशनल टीचर। अब अचीवमेंट मोटिवेटर्स कौन होता है? अचीवमेंट मोटिवेटर्स वो लोग होते हैं जो अपने ही लिए एक स्टैंडर्ड बाउंड्री सेट कर देते हैं कि इतना तो मिनिमम मुझे करके ही चलना है, मतलब इतना तो मैं करूंगा ही, तभी मैं सेटिस्फाइड फील करूंगा। तो ऐसे टीचर ही अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि मुझे ये काम करना है, तभी मैं जो है सक्सेसफुल कंसिडर कर सकता हूँ अपने आप को। उनको बोला जाता है सिद्धि प्रेरक या अचीवमेंट मोटिवेटर्स। 18 क्वेश्चन, एज अ टीचर यू विल यूज अ स्टडी मेथड इन द क्लासरूम। શિક્ષક તરીકે તમે વર્ગખંડમાં અભ્યાસ માટે કઈ પ્રવૃત્તિનો ઉપયોગ કરશો? તો कौन सी टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे? तो देखते हैं इंटरनलाइज लर्निंग मेथड। इंटरनलाइज लर्निंग मेथड वो मेथड है, एक्चुअली ये कोई बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड वेल अंडरस्टूड वेल एक्सेप्टेड थियरी नहीं है ऐसी कोई, बट जो भी कुछ हमको इंटरनलाइज लर्निंग के बारे में पता है, इट इज़ अ सेल्फ लर्निंग थियरी, जिसमें ऐसा बोला जाता है कि आप बाहर की चीज़ों को अपने अंदर इंटरनलाइज कर लेते हो, अपने अंदर उतार लेते हो। तो ये टाइप की जो लर्निंग है वो टीचिंग नहीं है, इट इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग टेक्निक। तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे। सेकंड, होल एंड पार्ट मेथड। यस, दिस इज करेक्ट आंसर। होल एंड पार्ट मेथड का मतलब क्या है कि जिसके अंदर समग्र यानी विभाग पद्धति के अंदर, जिसमें आप पहले एक पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट आप समझा देते हो, इंट्रोडक्शन देते हो कॉन्सेप्ट का, और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट के छोटे छोटे पार्ट्स को डिटेल में समझाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एरोप्लेन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज देना है, तो सबसे पहले एरोप्लेन क्या होता है आप ये बताओगे, फिर एरोप्लेन की कॉकपिट में क्या होता है, उसके विंग्स में क्या होता है, उसके इंजन में क्या होता है, बाद में आप बताओगे। अगर आप बच्चों को एप्पल के बारे में बताना चाहते हो तो पहले फ्रूट्स क्या होते हैं वो बताओगे, फिर आप एप्पल, ऑरेंजेस एंड पियर्स के बारे में बताओगे। तो पहले आप पूरा होल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करोगे, बाद में पार्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करोगे। इस मेथड को बोला जाता है होल एंड पार्ट मेथड। थर्ड है रीडिंग वर्सेस रोट लर्निंग। तो ये तो ऑफकोर्स एक्सेप्टेड नहीं है। रोट लर्निंग का मतलब ये होता है कि बच्चे जो है मुख पाठ करे, मतलब बाय हार्ट करे, रट्टाफिकेशन करे, मगअप करे, जो कि एक्सेप्टेड नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज बी, होल एंड पार्ट मेथड। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, द टीचिंग यू प्रोवाइड एज अ टीचर regarding the language habit, word meaning, interest, aptitude, etc. are widely involved in the reaction of। आप बच्चों को जब हैबिट सिखाते हो या शब्दों के मतलब सिखाते हो या उनका इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करते हो, यहाँ पर हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब आप ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर इनोक्यूलेट करते हो तो उस टाइम पर आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? तो वो टाइम पर आपको रिक्वायरमेंट होती है कंडीशनिंग की, अभिसंधान। अभिसंधान का मतलब क्या है? आपने बहुत फेमस देखा होगा कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर डॉग्स के अंदर कंडीशनिंग की जाती है। डॉग्स जो है उसको जब भी उसके आगे कुकीज़ रखी जाती है तो उसकी सलाइवा सिक्रीट होती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि उसको बेल रिंग कर रहे हैं, जैसे ही बेल रिंग हो रही है तो वो सुनता है और उसको फूड दे दिया जाता है, तो उसके माउथ में सलाइवा आ जाती है। अब कुछ टाइम के बाद हमको उसको फूड नहीं दे रहे, सिर्फ बेल रिंग कर रहे और उसके माउथ में सलाइवा आ गई। इस एक्सपेरिमेंट से कंडीशनिंग के बारे में पता चलता है। कंडीशनिंग बिहेवियर डेवलपमेंट करने के लिए, बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। 20 क्वेश्चन, इन योर क्लासरूम अ child's chronological age CA is 12 years and their mental age MA is 13 year। तो उसकी एक्चुअल में एज 12 साल है और मेंटल एज जो है वो 13 साल है। तो आपको IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन चेक करने के लिए बोला है। तो IQ का बहुत सिंपल फॉर्मूला, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। तो यहाँ पर मेंटल एज 13 है और क्रोनोलॉजिकल एज 12 है, इंटू 100 कर दिया, आपको आंसर मिलेगा 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ टीचर यू इंटर अ स्कूल एट फर्स्ट ग्लेंस एंड यू सी द स्कूल एज अ होल, विच थियरी गिव दिस कॉन्सेप्ट। आप जैसे ही स्कूल में घुसते हो आप फौरन देखते ही समझ जाते हो कि ये पूरी एक स्कूल है। तो ये जो थियरी है कौन से कॉन्सेप्ट से समझ में आती है? तो इसको बोला जाता है
गेस्टाल्टिज्म, गेस्टाल्ट, थियरी ऑफ गेस्टाल्ट। तो गेस्टाल्ट थियरी क्या बोलती है कि द होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मतलब कि जब आपके पास पार्ट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, तो टुकड़ों से आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं पता चलती कि एक्चुअली में क्या है ये। लेकिन जब उन पार्ट्स को मर्ज कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और जब बड़ी पिक्चर बनती है, तो उससे हमको ज़्यादा बेटर आइडिया आती है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग आती है कि एक्चुअली में वो जो बड़ी पिक्चर बनी, बिग पिक्चर हमारे सामने है, उसका मीनिंग क्या है। बेस्ट एग्जांपल है जिक्सो पजल। आपने इस टाइप की पजल देखी होगी जिसके अंदर छोटे छोटे जो जिक्सो के पीसीस है वो अगर आपको दिखाए जाए इंडिविजुअल, तो आप समझ नहीं पाओगे कि पिक्चर क्या है। लेकिन जब उसको ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए, तो उस केस के अंदर जो बड़ी बिगर पिक्चर बनेगी वो मीनिंगफुल होगी, ज़्यादा मीनिंगफुल होगी, प्रॉपरली अंडरस्टूड होगी। तो इसी चीज़ को गेस्टाल्टिज्म बोला जाता है या थियरी ऑफ गेस्टाल्ट बोला जाता है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे स्कूल का एग्जाम्पल लिया है, तो स्कूल के एग्जाम्पल से समझते। आप जैसे स्कूल में जाते हो, स्कूल की जो दीवार के ऊपर पेंट किया हुआ है वो देखते हो, स्कूल के अंदर बोर्ड्स लगे हैं, बच्चों के ब्लैक बोर्ड्स लगे हैं, वो आप देखते हो, आप कलर कॉफीज देखते हो, ये सारी चीज़ें देखते हो, तो आप एक जनरल अंदाज़ा लगा लेते हो कि ये जो है स्कूल की सेटिंग है। उसकी जगह पे कहीं पे सिर्फ आपको एक स्कूल की वॉल दिखाई जाए या सिर्फ ब्लैक बोर्ड दिखाया जाए, सिर्फ कलर कॉफीज दिखाई जाए, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि ये एक स्कूल है। इसका मतलब आप पूरा का पूरा जब पिक्चर देखते हो और उसको समझते हो, तो अच्छे से चीज़ें क्लियर होने लग जाती है। इसी को थियरी ऑफ गेस्टाल्टिज्म बोला जाता है। तो यहाँ तक करते हैं। अगर ये लेक्चर, ये सेशन यूज़फुल लगा और सीखने को मिला मीनिंगफुल, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं इस टाइप के और भी वीडियोस और भी लेक्चर्स और भी टॉपिक्स के ऊपर अपलोड कर सकूँ, क्रिएट कर सकूँ। थैंक यू सो मच।